12 से लेकर के हम लोग 12 से लेकर 35 के बारे में बात कर रहे थे एवं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट हम लोगों ने आर्टिकल 19 पढ़ लिया था। लास्ट में हम लोग आर्टिकल 19 क्या पहले पढ़े, यानी हम लोग पढ़ रहे थे राइट टू फ्रीडम। हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ रहे थे, या स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 तक हम लोग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट आगे लिखिए आर्टिकल 20, अगले लिखिए अनुच्छेद 20। जिसमें लिखिए अपराध की स्थिति में दोषसिद्धि के संदर्भ में अपराध की स्थिति में दोषसिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 अपराध की स्थिति में दोषसिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अपराध की स्थिति में इसका क्या मतलब है? यदि किसी भी व्यक्ति से कोई अपराध होता है, कोई ऑफेंस होता है, या कोई भी अपराध कोई व्यक्ति करता है, तो उसके सारे के सारे मौलिक अधिकार उससे नहीं छीने जाते हैं। उसके पास कुछ अधिकार है जो संरक्षित रहते हैं, जो उसके पास हमेशा बने रहते हैं। इसमें आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। सबसे पहला कंडीशन, व्यक्ति पर अपराध सिद्ध होने से पहले, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति पर अपराध सिद्ध होने से पहले उसे अपराधी घोषित नहीं किया सकता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई अपराध कर दिया है और अपराध सिद्ध होने से पहले ही आपने अपराध घोषित कर दिया। और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं कि एक बंदा एक अपराध किया है और उसी अपराध का दोबारा सजा मिलना है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ होने के लिए, साक्षी होने के लिए, गवाह होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो तीनों के तीनों संरक्षण है जो हमें प्रदान किए गए आर्टिकल 20 के तहत। तीन बातें हमने बताया कि अपराध की स्थिति में दोषसिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, हमने 3 बात बताया। ठीक है, तो यानी यह संविधान का क्या है? अनुच्छेद 20। संविधान के अनुच्छेद 20 में हमने ये बताया कि अपराध की स्थिति में दोषसिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। दोषसिद्धि के संदर्भ में मान लीजिए अगर दोषसिद्धि हो गया है, उसके बाद ही आपको क्या करता है, ये आर्टिकल क्या होता है? संरक्षण आपको प्रदान करता है। तो हमने कहा आर्टिकल 40 है। 3 बातें हमने आपको बताया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो अपराध किया हुआ है, तो आप उसको अपराधी तब तक नहीं मान सकते जब तक उसका दोषसिद्धि न हो साबित हो सके। दूसरा, एक ही व्यक्ति को अगर आपको एक ही बार, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि बार एक ही व्यक्ति एक गलती के लिए डबल सजा आप नहीं दे सकते। ठीक है। तीसरा कंडीशन आया कि एक व्यक्ति के लिए केवल एक ही सजा। अनुच्छेद 21 की हम बात कर रहे हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जो मेन हेडिंग है उसको एकदम याद रखना है।
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण में किसी को पा सकते हैं जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 20, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे आपातकाल की स्थिति क्यों ना हो, लेकिन फल से जीवन जीने का अधिकार जो हमें कहीं स्वतंत्रता है वो कोई छीन नहीं सकता है, हमसे कभी कोई वंचित नहीं कर सकता है। और इसीलिए एक और मौलिक अधिकार है जिसे जो कहलाता है राइट टू प्राइवेसी, अर्थात एक और जिसे हम कह सकते हैं निजता का अधिकार। निजता का ये आर्टिकल 21 के अनुसार ही प्रदान किया गया निजता का अधिकार। सबसे पहला कंडीशन आपसे पूछा जाएगा कि आपातकाल की स्थिति में सबसे पहला टर्मिनेट करने वाला या सबसे पहले रिलीज करने जाने वाला कौन सा है। अगर मान लीजिए इमरजेंसी का अगर सिचुएशन होती है, आपातकाल की स्थिति होती है, तो आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले निरस्त किया जाने वाला आर्टिकल 19 हमारी सूचना किसमें मिली, आर्टिकल 19 में। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी आर्टिकल 19 पूरे। तो अच्छे बताइए, आपातकाल की स्थिति में भी हमसे ना छीने जाने वाले कौन से हैं आर्टिकल 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 भले ही कितना बड़ा आपातकालीन आ जाए, लेकिन वो कभी भी निरस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले टर्मिनेट कर देगा किसे, आर्टिकल 19 को। जब भी कोई आपातकालीन की स्थिति होती है सबसे पहले टर्मिनेट। अगला देखिए आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 के ए, इसमें है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल पहले से हमारे संविधान में नहीं था और बाद में हमारे संविधान में जुड़ा गया है। और अगर बाद में जुड़ा गया तो ध्यान रखेंगे कि किस नियम से जुड़ा गया, किस अधिनियम से जुड़ा गया है, लिखेंगे इस अनुच्छेद को। हाँ, इस अनुच्छेद को हमें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जुड़ा गया। इसे हमें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जुड़ा गया और प्रावधान कर दिया गया। लिखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों का प्रावधान किया गया था। 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। नेक्स्ट याद करते रहिएगा सारी बातें, आराम से पढ़ते हुए संविधान को एक तरह तैयार करते हुए चलना है। पढ़ लीजिए आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी, निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण।
या इसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिरफ्तारी एवं विरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन। आर्टिकल 22, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या अरेस्ट किया जाता है उसके लिए भी कुछ मौलिक अधिकार उसके पास संरक्षित रहता है। जैसे यहाँ पर 3 कंडीशन याद रखेंगे। सबसे पहले कंडीशन, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका अपराध या गिरफ्तारी का कारण बताना उसे अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे सबसे पहले गिरफ्तार करने का कारण या वजह बताया जाएगा कि आपको। दूसरी कंडीशन होती है गिरफ्तारी के 24 दिन के भीतर न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने अनिवार्य होता है। और गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाएगा कि अधिवक्ता या अपने लिए कोई एक एडवोकेट जो है कि चुन सकता है, जो भी गिरफ्तार हुआ बंदा है तो वो न्यायालय के समक्ष जाके अपने आप को प्रस्तुत करें। अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो उसको गिरफ्तारी के कारण को बताया जाए कि हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरे वह जो है कि किसी अपने लिए क्या करता है उसी को चेंज कर सकता है, चुन सकता है। 3 कंडीशन उसके पास होगा, गिरफ्तारी एवं विरोध से संरक्षण। तो आर्टिकल 22 में 3 बात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को डायरेक्टली आपके आके उठा लें। अगर आप उठा कर ले तो बताइए उसका अपराध क्या है, उसका कारण क्या है। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अगला मौलिक अधिकार इसके बाद से शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लिकेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन। इसमें 2 अनुच्छेद आपको याद करना है। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 आपको याद करना है, ठीक है। लिखिए में अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, एवं बलात्संग पर मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध। इसका मतलब है कि हमारे देश में व्यक्ति को खरीदना, उसे अपना बधुआ मजदूर बनाना या किसी व्यक्ति से जबरन या जबरदस्ती कोई भी कार्य करवाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत उसी कहते हैं मानव तस्करी। किसी को जबरदस्ती कार्य नहीं करवा। अगला आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। या
हम कह सकते हैं आर्टिकल 24 जो है बाल श्रम पर प्रतिबंध होना चाहिए। बाल श्रम प्रतिबंध, ये क्या होता है बाल श्रम? आप सबको पता है कि बाल श्रम का मतलब आपका जो एज है, कम उम्र है, मान लीजिए 6 से 14 वर्ष से कम ही है आपका, तो वहाँ तो भाई कह दिया कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को क्या करना है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर या ढाबे पर या फैक्ट्री में मजदूर बना करके उससे कार्य करवाना, ये पूरी तरह से उसको क्या है, प्रतिबंध है, पूरी तरह प्रतिबंध है। क्योंकि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी जगह आप उसको जो है कि चाइल्ड को, उस बच्चे को आप जो है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध आप कार्य करवा नहीं कर सकते, यानी प्रतिबंधित किया गया, उसको रोका गया है। 14 वर्ष के बच्चों को आप कहीं भी आप कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि 14 वर्ष की आयु तक उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आप ये अधिकार है, न कि ये अधिकार है कि आप उसको जो है कि मजदूर या आप उसको जो है कि कामगार बना करके आप उससे काम करें। तो ये हो गया अनुच्छेद 24 में आपने देखा कि बड़ा बाल श्रम पर प्रतिबंध है। और अगला लिखेंगे हम, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 इंपॉर्टेंट थे। अगला लिखे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, रिलीजियन मतलब धार्मिक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो 24 तक तो हमने के लिए हम लोग 25 तक के लिखना है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म की उपासना एवं किसी भी धर्म की उपासना एवं किसी भी धर्म की उपासना एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। आर्टिकल 25 के तहत अनुच्छेद किसी भी धर्म की उपासना एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को, ये आर्टिकल 25 बताता है कि आप किसी भी धर्म हो, किसी भी रीति रिवाज हो या किसी भी कस्टम को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी आप प्रतिबंध नहीं है। आपको क्या अधिकार देता है अनुच्छेद 25। आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म के लिए आप कार्य कर सकते हैं। उसके लिए आपको यह संविधान, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है। ठीक है, आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 या अनुच्छेद 26, इसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं या हिंदी में अनुच्छेद 26 करते हैं। पच्चीस में हमने कहा था, यानी आप भारत में किसी भी जात या किसी भी धर्म एवं उसके रीति रिवाज को आपको अपनाने का, उसे जानने का वो आपको अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद आपकी 26 की कहानी कुछ अलग है। तो 24 देख लीजिए आप, 23 देख लिए, 25 देख लिए,
अब 26 जो है, 26 में लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम एवं किसी भी धार्मिक कार्यक्रम एवं सम्मेलन करने का अधिकार। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड रिलीजियस प्रोग्राम एंड मीटिंग। आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम एवं सम्मेलन करने का अधिकार। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कोई भी किसी प्रकार का कहीं भी आप धार्मिक कार्यक्रम करा सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रम आपको कराने को अधिकार अनुच्छेद 26 देती है और सम्मेलन करने का भी अधिकार आपको देता है। आप किसी प्रकार से कोई भी धार्मिक मतलब शोर शराबा ना हो, आप उसको आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम आप करा सकते हैं। जैसे धार्मिक कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं, तमाम आपके हम लोग को कई धर्म को हम लोग मानने वाले हैं, तो जो भी धर्म है आप उस धर्म को आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में बोलिएगा वो अनुच्छेद जो है 27 या आर्टिकल 27 या अनुच्छेद 27 जो ये कहता है, लिखेंगे भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। Every religion and equal income in India. Next three. भारत में होने वाले किसी भी धार्मिक आय पर किसी भी फुल टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। इसलिए आप देखे होंगे कि ज़्यादा लोग कमान लेते हैं पैसा को, तो क्या करते हैं ना, अपने टैक्स को अपने पैसे को दान कर देते हैं, मंदिर बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं। तो उसमें क्या धार्मिक आय पर कर मुक्त होता है। धार्मिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। भारत में कोई भी शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। भारत में कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको बुला लिए, अब बुलाने के बाद हम जो है कि आपको हम एक धर्म के बारे में सिखाएं कि हिंदू है, आपने मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, तो कोई भी भारत में कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो भी शिक्षा देने वाला संस्थान है तो धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 28 है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अच्छे से नहीं। चलिए, अनुच्छेद 29 हम बात कर रहे थे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो अनुच्छेद 29 सबसे पहला है, ठीक है। अनुच्छेद 29 में सबसे पहला क्या है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। लिखेंगे
देखिए एक आर्टिकल अनुच्छेद 29 होता वाला बात, लेकिन आर्टिकल अनुच्छेद 29 वन चाहे क चाहे कोई भी भारत में अल्पसंख्यकों के हितों का अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 भारत में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो आर्टिकल 25 हो गया, ठीक है। 26, 27, 28 इसमें लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को मतलब आर्टिकल 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाषा, लिपि एवं संस्कृति का प्रचार अनुच्छेद क्या कहता है? द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया, या या रिलीजियन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद भारत के अल्पसंख्यकों को भारत के अल्पसंख्यकों को अपने लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने के अधिकार। भारत के अल्पसंख्यकों को अपने लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में क्या, भारत के अल्पसंख्यकों को अपने लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। अल्पसंख्यक जो भी होंगे भारत में, वो अपने लिए क्या करेंगे? धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का उनको अधिकार मिला हुआ है। उसका ही भी जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपना क्या कर सकते हैं कि अपना निर्माण छठवां क्लास हम पढ़ा रहे हैं, जीएस पार्ट का पॉलिटिक्स का मैं 6वां क्लास ले रहा हूँ, कल 7वां क्लास लेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक
आर्टिकल 31 देख लेना हो तो, आर्टिकल 31 बिठा दिया हो ना उसमें। अब देखिए, भारत में 7 समुदाय रहते हैं, लेकिन उन 7 समुदाय में सबसे मेन माना गया है हिंदू। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, ये सब क्या होते हैं जो इसके बाद हिंदू जो बल्कि अल्पसंख्यक कहा जाते हैं। पारसी, ईसाई अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यक को अधिकार है तो अपने धर्म का क्या करे, प्रचार करने के लिए धार्मिक संस्थानों को क्या करे, स्थापना करना। तो हिंदू को उसमें मेन माना गया है। हिंदू को छोड़कर के बाकी सब मुस्लिम, सिख, ईसाई जितना भी आएंगे सब 7 लोग हैं। लेकिन हमारे सामाजिक उपचारों का जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। हमारे संवैधानिक उपचारों का जो आर्टिकल 32 ये सुनिश्चित करता है कि यदि भारत के किसी भी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है या उसके मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, तो हम जानते हैं कि वो अनुच्छेद 32 के अनुसार वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो जा सकता है, क्योंकि वो अपने मौलिक अधिकार को आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हो जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों के लिए वो क्या कर सकता है, किसे आवंटन कर सकता है। जो न्यायपालिका के द्वारा इसको न्यायावलोकन का अधिकार प्राप्त किया गया है, अर्थात वो अपने न्याय को अपने मतलब कुछ संवैधानिक चारों को आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपसे आर्टिकल संवैधानिक विचारों का अगर हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी जाकर दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आप जुडिशियल रिट प्राप्त हुआ है या न्यायिक रिट। हेलो, हाँ, तो हमने बात बताया कि आर्टिकल 32 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय में वो जो है कि जुडिशियल के द्वारा न्यायिक प्रोलोकन करने का क्या किया गया अधिकार प्राप्त है। न्यायिक प्रोलोकन यानी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप जाएंगे। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि अगर मान लीजिए किसी के आर्टिकल 32 के तहत अगर उसके संवैधानिक उपचारों का हनन हो रहा है तो जब डायरेक्टली जब वो आप हाई कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय जब आप जाएंगे तो ये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान किया गया है क्या कि न्यायिक रीतें जारी करने का। मतलब उस अनुच्छेद 32 का जो अगला कोई गया है तो आप सीधा सीधा न्यायिक रीत जारी कर दीजिए। उस ग्रंथ के साथ अगर जो भी हनन हुआ हो उसके साथ व्यवहार उसके साथ वैधानिक उपचारों का संवैधानिक के साथ अगर उसके आर्टिकल 32 के तहत अगर उसकी कहा जाता कि अब उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो जुडिशियल सर्वोच्च न्यायालय का ये प्रथम प्राथमिकता है कि न्याय रीतें जारी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो यही आर्टिकल 32 जो कि आपको संरक्षण प्रदान करेगा। तो इसलिए ये सर्वोच्च न्यायालय सीधे आप जा सकते हैं। कभी कभी होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई दूसरा कोई मान लीजिए कोई मकान बनवा रहा है तो अब आप क्या हो गया, अब आपका अगर मान लीजिए कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो आप अपनी बात कर करके सीधे आप वहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो तुरंत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या होगा, रीट दिए जाएंगे। तो रीट न्यायिक रीट के 5 तरह के दिया जाता है। तो सबसे पहला जो रीट होता है ये 5 रीट का नाम आप याद कर लीजिए। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी
बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी रीतों के द्वारा हमको दोबारा जो है कि क्या क्या न्याय के को बहाल कराया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की सहायता से हमें फिर से पुनः जो है कि क्या किया जाता है, बहाल कराया जाता है। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अधिकार इच्छा, दूसरा है अधिकार परीक्षा, हिंदी में उत्प्रेक्षण कहा जाता है। मानव के बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा कहा जाता है परीक्षण है। एक और होता है, याद नहीं पड़ रहा है। तो ये 5 प्रकार के न्यायिक रीते हैं। इस 5 प्रकार के न्यायिक रीतों को क्या करना होगा, आपको याद करना पड़ेगा। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिच्छेद, चौथा उत्प्रेक्षण और पांचवा अधिकार परीक्षा। तो ये आपको बस रखना है, ठीक है। तीन न्यायिक रीते कितने होते हैं, तो न्यायिक रीते आपको 5 प्रकार के न्यायिक रीते होते हैं, जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नोट कर लीजिए। सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 33 में सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार इसमें लिखेंगे, संसद को अधिकार है कि वह संसद को अधिकार है कि वह ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वो ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है संसद को अधिकार है कि वह ऐसे विधियों, ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है जिससे मौलिक अधिकार पेश किए जा सकते हैं। इसको कहेंगे मार्शल लॉ या सेना की। संसद को अधिकार है कि वो
सेना को हाथों में दी जाती है। मौलिक अधिकार से संबंधित विधियों निर्माण कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों से संबंधित विधियों या कानूनों का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 35। इसमें संसद को यह अधिकार है कि भारत राज्य के क्षेत्र के किसी विभाग में सेना विधि को लागू कर सकती है, जिसके तहत सभी प्रशासनिक शक्तियां सेना के हाथों में दे दी जाती है। नेक्स्ट, संविधान का भाग 4। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख क्या होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो किसी भी राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए उस राज्य के अपने नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में यही है कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बट राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मौलिक अधिकारों के लिए आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। आप दोनों में सबसे बेहतरीन डिफरेंस आप क्या करते हैं। आपसे पूछेंगे कि बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है, तो ध्यान रखें। तो राज्य के मतलब होता है इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, यही इसका उद्देश्य होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब 36 से लेकर क्या मतलब, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अनुच्छेद 36। आर्टिकल 36
सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 36 या अनुच्छेद 36, इसमें है, लिखिए डिफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के डिफिनेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 37 लिखिए, अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों आर्टिकल 37 कहती है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38, राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों अनुभाग एवं राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के सुधार एवं विकास के लिए राजनैतिक सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम चला और इसमें लिखेंगे राज्य में आय की असमानताओं को कम करना भी राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 39 के बारे में पेटेंट नहीं है। 340 पेटेंट में बोला
10 मिनट पढ़ाएंगे, 10 मिनट पढ़ाएंगे, घंटा तो होगा। आज टाइम थोड़ा सा लाइट को भी गड़बड़ा गया, पर तो सही भैया। उनतालीस इम्पॉर्टेंट नहीं है दोबारा, जो इम्पॉर्टेंट है तो परीक्षा में आने के लिखो तो वही है, इधर लिखवा दे रहा हूँ। नोट कर लीजिए पहले, बता दो। दो